क्या प्रॉब्लमैटिक है इस शो के कॉन्सेप्ट में, क्या ये शो स्क्रिप्टेड है और क्यों ऐसे शोज आपको बिल्कुल नहीं देखने चाहिए। एक समय पर यह लड़का सिद्धार्थ यादव, इसने एक YouTube वीडियो बनाया था जिसमें इसने कहा कि हमारे देश में कितने वेले लोग हैं कि वो सलमान खान की फिल्में देखते हैं जिनका कोई सर पैर नहीं होता। हमें ये अंदाजा होता है कि हमारे देश में कितने खाली बैठे हैं जिनको ऐसी मूवी देखने में मजा आता है, जिन मूवीज का ना कोई सर है पैर है। पर सल्लू भाई की मूवी है, 1000 रुपए की टिकट हो, भाई की मूवी है, देखनी है तो देखनी है। कि अब ये खुद जाकर बिग बॉस के घर में खड़ा है। बेवकूफ का बच्चा सामने खड़ा हूं, नहीं छुपाऊंगा, उखाड़ ले। भाई ऐसा रूल होता ना तो उखाड़ भी लेता। लेकिन बात ये भी सच है कि बिग बॉस इसी टाइप के लोगों के लिए सबसे फिट जगह है। कहां से इस शो की शुरुआत हुई थी? साल 1949 में राइटर जॉर्ज ऑरवेल ने एक लेजेंडरी नॉवल पब्लिश करी थी जिसका नाम था 1984। इस किताब में एक डिक्टेटर डिस्टोपियन सरकार की बात करी जाती है जिसे हेड किया जाता है एक अनजान बिग ब्रदर के द्वारा। हर जगह पोस्टर्स लगाए जाते हैं, बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू। जो हमारी डिक्टेटर सरकार है उसकी नजर हमेशा आप पर है। साल 1999 में नेदरलैंड्स देश में कुछ लड़कों ने एक सिमिलर कॉन्सेप्ट लिया इस नॉवल से और उसे एक टीवी शो में बदल दिया जिसको नाम इन्होंने दिया बिग ब्रदर। इस शो का कॉन्सेप्ट था कि कुछ लोगों को एक घर में रखा जाएगा जो कांस्टेंट सर्वेलेंस में रहेंगे और बिग ब्रदर के कमांड के अंडर रहेंगे। इस टीवी शो के फॉर्मेट को शेप करने में कुछ और पुराने टीवी शो से भी इंस्पिरेशन ली गई थी, जैसे कि MTV रियलिटी शो द रियल वर्ल्ड और 1997 का स्वीडिश टीवी शो एक्सपीडिशन रॉबिन्सन। कुछ समय बाद ये शो काफी पॉपुलर हो गया और दुनिया भर में स्प्रेड होना शुरू हुआ। इसी कॉन्सेप्ट को कॉपी करके अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, ब्राजील, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, चाइना, रशिया, इन सब ने अपने बिग ब्रदर्स बनाए। बिग ब्रदर को लेकर इंडिया में बना दिया गया बिग बॉस। जल्द ही इसे अलग अलग भाषाओं में भी लॉन्च किया गया। हिंदी के बाद मराठी, तमिल, बंगाली, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम। फिर जब OTT प्लेटफॉर्म्स आए तो अब बना दिया इन्होंने बिग बॉस OTT। बिग बॉस। जॉर्ज ऑरवेल ने अपनी किताब में बिग ब्रदर का नाम वार्निंग के तौर पर मेंशन किया था। ये स्टालिन और हिटलर जैसी सरकारों को क्रिटिसाइज कर रहे थे कि ये डिक्टेटरशिप्स में किस तरीके की टेक्निक्स इस्तेमाल करी जाती हैं लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। टेली स्क्रीन्स पर कैसे फैशिज्म का प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, सर्वेलेंस देखने को मिलती है, हर किसी पर नजर रखी जाती है। तो अपने आप में ये नॉवल एक मस्ट रीड है। जरूर कहूंगा आपको कि आप इस नॉवल को पढ़िए। बिग ब्रदर और बिग बॉस जैसे शोज यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस नॉवल से बिल्कुल ऑपोजिट ये आपको चीपेस्ट फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें दो चीजों का एक हैवी डोज है, एवरीडे सैडिज्म और वॉयरिज्म। दूसरों को चोट पहुंचाकर दूसरों की बेइज्जती करने में मजा लेना। लेकिन कुछ साइकोलॉजिकल स्टडीज ने एक कम एक्सट्रीम कैटेगरी बताई सैडिज्म की, जिसे एवरीडे सैडिज्म का नाम दिया जाता है। जैसे कि एक 2013 की ये स्टडी जिसे पब्लिश किया गया था रेप्यूटेड जर्नल साइकोलॉजिकल साइंस में। याद करो एंशिएंट रोमन एम्पायर के जमाने में आपने किताबों में पढ़ा होगा कि ये जो कोलोजियम है रोम में, ये पब्लिक एंटरटेनमेंट के लिए एक स्टेडियम होता था। यहाँ अक्सर दो ग्लैडिएटर्स एक दूसरे से लड़ा करते थे। कई बारी जब एक ग्लैडिएटर बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता था तो जनता से पूछा जाता था जो स्टेडियम में बैठी है, क्या इसे जाने दिया जाए या फिर इसे मार दिया जाए। बहुत बारी जनता की तरफ से एक थम्स अप दिखता था कि इसे मार दो। अक्सर इस अरीना में एक भूखे जानवर को भेज दिया जाता था, जैसे कि कोई शेर या टाइगर जो इस ग्लैडिएटर से लड़े। ये एवरीडे सैडिज्म का एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि स्टेडियम में बैठी जनता एक ग्लैडिएटर की सफरिंग में अपनी एंटरटेनमेंट देख रही थी। और फाइनली अगर हम बिग बॉस पर आए, बिग ब्रदर और बिग बॉस जैसे टीवी शोज भी इसी एवरीडे सैडिज्म को एक्सप्लॉइट करते हैं। इनका फॉर्मूला है कि लोगों को ये बकवास देखनी पसंद है। कंटेस्टेंट्स हमेशा एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, अक्सर फिजिकल फाइट्स होती हैं। लोग एक दूसरे के ऊपर बर्तन फेंकते हैं। एक केस में तो एक कंटेस्टेंट ने बॉइलिंग पानी फेंक दिया था दूसरे के ऊपर। धक्का मुक्की होती है। एक केस में एक कंटेस्टेंट ने चोक स्लैम किया था दूसरे कंटेस्टेंट को। हाँ तो तेरे बाप का भी नहीं है। बात में जाना नहीं। अक्सर लोग एक दूसरे के पर्सनल मैटर्स लीक करते हैं जिससे लोगों को रोना आ जाता है। बॉडी शेमिंग देखने को मिलती है। एक फीमेल कंटेस्टेंट किसी और फीमेल कंटेस्टेंट को कहती है कि मेरे साथ खड़े रहने लायक नहीं है ये आंटिया। और फिर आता है वॉयरिज्म का कॉन्सेप्ट। किसी की प्राइवेट लाइफ में क्या चल रहा है उसे करीबी से देखकर खुद मजा लेना। इसका एक और मॉडरेट सा एग्जांपल है सीसीटीवी फुटेजेस। लोगों को बड़ा मजा आता है देखने में जब सीसीटीवी पर कोई चोर कैप्चर किया जाता है, कोई रोड एक्सीडेंट होता है। मीडिया हाउसेस भी अक्सर इन फुटेजेस को अक्सर टीवी पर चलाया करते हैं। तो फिर से अगर बिग बॉस की बात करें, बिग बॉस 16 में 98 कैमरास लगाए गए थे घर के अंदर।
कंटेस्टेंट्स को अक्सर 24/7 मल्टी कैमरा से रिकॉर्ड किया जाता है और ऑडियंस को भी मौका दिया जाता है कि वो 24/7 लाइव फीड देख सके। लोग अक्सर पर्सनल सीक्रेट्स जो होते हैं वो अपने करीबी दोस्तों के साथ, बेस्ट फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों को कहा जाता है कि अपने पर्सनल सीक्रेट्स नेशनल टेलीविजन पर बता दो सबको, कंटेंट मिलेगा, टीआरपी मिलेगी। और कमाल की बात तो यह है कि इस रियलिटी टीवी शो के बारे में शायद कुछ भी रियल ना हो। आर्टिफिशियल कॉम्पिटिटिव सेटअप बनाया जाता है इस शो में कि नेचुरली आपको दूसरों को इंसल्ट करना पड़ेगा, बैक बाइटिंग करनी पड़ेगी अगर आपको ऊपर उठना है तो। बिग बॉस के घर में इसे परफॉर्मेंस कहा जाता है। यहाँ पे जबरदस्ती ऐसे सेटअप्स किए जाते हैं कि लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो, लड़ाइयां हो। बिग बॉस 8 में एक पार्टिसिपेंट आए थे सुशांत दिविचकर नाम से। इनको बिग बॉस के घर से बहुत ही जल्दी निकाल दिया गया था। बाद में इन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरे पास घर पर 500 से ज्यादा किताबें, मैं बहुत ज्यादा पढ़ता हूँ, मेरे IQ 147 है, लेकिन दुख होता है बताकर कि बिग बॉस 8 के कंटेस्टेंट्स का कलेक्टिव IQ रूम टेम्परेचर से भी कम। भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव कंटेस्टेंट थे बिग बॉस 13 के। इन्हें भी बड़ी जल्दी घर से बाहर निकाल दिया गया था और जब इन्होंने इंटरव्यू दिया टाइम्स ऑफ इंडिया को तो इन्होंने कहा कि जो शो का फॉर्मेट है वो इन्हें सूट नहीं करता और शो में अगर आगे बढ़ना है तो लोगों को गालियां देकर, इंसल्ट करके ही बढ़ा जा सकता है, ये इनका कहना था। तो देखकर तो ऐसा ही लगता है कि यहाँ पर कोई पब्लिक वोटिंग नहीं है, सिर्फ टीआरपी डिसाइड करती है कि किसे घर से बाहर फेंका जाएगा। बिग बॉस सीजन 9 के कंटेस्टेंट अमन वर्मा ने तो ये भी कहा कि एक प्री प्लान डील हुई थी इनकी प्रोड्यूसर्स के साथ कि ये सिर्फ 6 हफ्ते तक ही घर के अंदर रहेंगे। कुछ चीजें तो बड़ी क्लियर है हमारे सामने। पहला, यहाँ पर कोई ऑडिशंस नहीं होते। दूसरा, 24 घंटे की फुटेज को एक 50 मिनट के एपिसोड में एडिट किया जाता है। कौन से वो 50 मिनट दिखाए जाते हैं जिनमें सबसे ज्यादा मसाला हो। तीसरा, उस एडिट के बेसिस पर व्यूअर की जो परसेप्शन होती है उससे वोटिंग पे इन्फ्लुएंस पड़ता है। अक्सर रूल्स को भी बेंड किया जाता है, कई बारी कुछ वीकेंड्स पर कोई एलिमिनेशन नहीं किया जाता। सब कुछ शो के मेकर्स डिसाइड करते हैं। और मसाला यहाँ पर क्या है, लोगों को एक दूसरे से झगड़ते हुए देखना है, लोगों की पर्सनल लाइफ में झांकना है, बैक बाइटिंग देखनी है, लोगों को इंसल्ट करते हुए देखना। जब लोगों को दिखता है कि कैसे रियलिटी टीवी शोज में ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जा रहे हैं, अमीर बन रहे हैं, फेमस बन रहे हैं, लोगों को गालियां देकर, अजीबोगरीब हरकतें करके, सेल्फ सर्विंग, ईगोइस्टिक बनकर, तो ऑडियंस के दिमाग में भी यही परसेप्शन जाती है। ऑडियंस को भी लगता है कि अगर मुझे पैसा कमाना है और फेम कमाना है तो यही सबसे अच्छा तरीका है, ऐसी चीप हरकतें करो, अपनी पर्सनल लाइफ को नेशनल टीवी पर टेलीकास्ट करो, दूसरे लोगों को इंसल्ट करो, बुली करो, रोस्ट करो।